नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज के इस क्लास में विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करने जा रहे हैं। ये प्रश्न आपके परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखते हैं आप कितने प्रश्न सही से हल कर पाते हैं। प्रश्न है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। प्रश्न जरा ध्यान से अगर आप समझते हैं तो आंसर आपके लिए आसान होगा। तो समझिए प्रश्न को। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तन होगा। तो पहला अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश बूंद की बाहरी सतह से जल में प्रवेश करता है, अर्थात वायु से जल में प्रवेश करने पर पहला अपवर्तन। ठीक है। दूसरा अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश बूंद के भीतर से बाहर निकलती है, अर्थात जल से वायु में वापस जाने पर दूसरा अपवर्तन होता है। तो प्रश्न यही था कि कितनी बार अपवर्तन होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। तो उत्तल और अवतल दोनों लेंस में एक एक मुख्य फोकस होता है, एक तरफ इधर और एक तरफ दूसरी तरफ, यानी बाएं तरफ एक फोकस और दाईं तरफ एक फोकस। तो कुल मिलाकर लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो राइट आंसर बी। तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, यानी ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब 4 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब 5 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शंस हैं फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र से परे, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोकस और ध्रुव के बीच। अब 6 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से प्रश्न को समझिए कि कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी, यानी एफ जो होगा वह चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, यानी माइनस मानी जाती है। ठीक है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ठीक है। अब 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं।
ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस। ठीक है, तो अपसारी इसका अर्थ क्या होता है? जो प्रकाश को फैला दे। ठीक है, वह क्या कहलाता है? अपसारी। यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस पर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर क्या होती है? फैल जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस। ठीक है, अब 8 नंबर प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है और उनका क्या होता है? परावर्तन भी होता है। ठीक है, यदि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज भी क्या होगा? अभिसारी ही होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है? दोनों आपस में बराबर होता है, अर्थात एक समान होता है उनका कोण। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा था एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर जब आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो वह भी होगा अभिसारी ही। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब 9 नंबर प्रश्न है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन है +1, -1, 0, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है, उनकी ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यानी जितनी बराबर वस्तु होगी उतना बड़ा ही उनका प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वह +1 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, +1। अब 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन है समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी सभी दर्पण से हमें किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। विभिन्न स्थिति में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब 11 नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न यही है, आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। यह किस घटना का परिणाम है? ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि आकाश का नीला रंग होना प्रकाश का प्रकीर्णन जो परिघटना है उसी का परिणाम है। यानी प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है, क्योंकि जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, धूलकण गैस से प्रकाश टकराता है। चूंकि सूर्य की प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। उनमें से नीले प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह कम होता है, जो अन्य रंगों की तुलना में ज्यादा बिखरती है, जिसके कारण आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो कह रहा है किस परिघटना का परिणाम है? तो यह प्रकीर्णन। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। ठीक है, अब 12 नंबर प्रश्न है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। ऑप्शन है अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ समपाती,
और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समझिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण किस तरफ मुड़ती है? विरल माध्यम अर्थात क्या हुआ? हवा। सघन माध्यम क्या हुआ? जल। हवा से जल में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है, ऑप्शन है उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। ठीक है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अब 14 नंबर प्रश्न है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। ऑप्शन है उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, या ए और सी दोनों की। प्रश्न है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी, यानी धनात्मक अर्थात पॉजिटिव जो हो फोकस दूरी है वह किसका होगा? उत्तल का होगा, उत्तल लेंस का, कि उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, कि ए और सी दोनों? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश किरणों को वह एक बिंदु पर अभिसरित करता है। तो जो लेंस के दूसरी ओर होता है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? लेंस के दूसरी ओर होता है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि फोकस बिंदु लेंस के दूसरी ओर हो तो वह क्या होता है? धनात्मक होता है। अब चलते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह भी धनात्मक होती है। यह भी क्या करता है? प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है। तो जो दर्पण के सामने होता है, एक बिंदु पर जो प्रकाश किरण अभिसरित होता है वह क्या होता है? दर्पण के सामने होता है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि फोकस बिंदु दर्पण के सामने हो तो वह भी क्या होगी? धनात्मक होगी। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, अर्थात उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अब 15 नंबर प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ऑप्शन है वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, ध्रुव से। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। अब 16 नंबर प्रश्न है, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I=0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले ध्यान से समझिए कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वह क्या होता है? अभिलंब से दूर हो जाता है। जिस प्रकार आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाला भाग क्या है? सघन माध्यम, और नीचे क्या है? विरल माध्यम। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। दूर होने के कारण आर जो कोण होता है वो बड़ा हो जाता है। किसके अपेक्षा? तो आई की अपेक्षा। ध्यान से समझिए क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन है I>R। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है I=R, तीसरा ऑप्शन है R>I, और चौथा ऑप्शन है R=I=O। ठीक है, जरा इसको ध्यान से समझिए क्योंकि यह प्रश्न कई बार उलट फेर करके पूछा जाता है। ठीक है,
तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करते समय हमेशा क्या होता है, आपतन कोण जो आई है अपवर्तन कोण आर से क्या होता है, छोटा होता है। इसका अर्थ हुआ आई लेस देन आर, यानी आई छोटा होगा आर से। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ क्या है, आर ग्रेटर देन आई, यानी कि आर जो होगा बड़ा होगा आई से। तो एक ही बात हुआ, आई क्या होगा, छोटा होगा आर से, या आर बड़ा होगा आई से। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर ग्रेटर देन आई। ठीक है, यानी आर बड़ा होगा आई से। ठीक है। अब 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। 18 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन है +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -10 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी है +100 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है -100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर होता है 1 डायऑप्टर। ठीक है। तो चूंकि फोकस दूरी कितना होना चाहिए, 1 मीटर, लेकिन यहां पर दिया हुआ है सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में मापने के लिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 सेंटीमीटर। अब 19 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अनंत पर। चौथा ऑप्शन है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दुगुनी पर रखना है, यानी कि 2f पर रखा जाता है, तब किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। अब 20 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतली गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां कितना है, -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, यानी दर्पण कौन सा हो सकता है और लेंस कौन सा हो सकता है। ऑप्शन है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। बड़ा घुमाकर ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन है वो दिया रहता है। जरा ध्यान से देखिए कि गोलीय दर्पण है किसी पतले गोलीय लेंस का, ठीक है, फोकस दूरी कितना है, -15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए यहां पर -15 सेंटीमीटर का मतलब है दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दर्पण कौन सा होगा, उत्तल। अब उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी प्लस होती है। लेकिन हमारे पास दिया हुआ क्या है ऑप्शन में, -15 सेंटीमीटर। तो अवश्य ही क्या होगा, अवतल लेंस, क्योंकि उनकी जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, निगेटिव होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दर्पण उत्तल होगा तथा लेंस क्या होगा, अवतल होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स। उम्मीद है कि आपने सभी प्रश्नों को समझ लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और चैनल JPY एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट द्वारा हमें बताएं कि किन टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा पार्ट के रूप में इसी चैप्टर का। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।